हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी पढ़ ली थी, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस सेकेंड पार्ट्स में हम बची हुई हमारी जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों, अगर से आप लोगों ने पहली वाली दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लें, ताकि आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ को समझने में ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी होना। अब होता क्या है कि जब हम ऐड करते हैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में या कोई सॉल्वेंट सिस्टम में, इसके कारण क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, या हम बोले कि उसमें डिप्रेशन हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन का पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर इसमें और ज़्यादा कमी हो जाएगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जोड़ने के कारण, और हो सकता है वो -30 -40 इस टाइप से, और जो टेम्परेचर है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाए। तो ये होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम बात करें अगर से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इन एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर एनी लिक्विड गेट्स सॉलिडिफाई और फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। मतलब ये कि जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड सॉलिड में या उस अपने फ्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसे ही हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। या हम यूँ कहें कि जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड सॉलिड में ठंडे होके कन्वर्ट हो जाए, यही हमारा जो टेम्परेचर है या यही हमारा जो पॉइंट है ये कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो अगेन हमें मालूम है कि जो रिप्रेजेंट होता है ये हमारा टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है। इससे पहले भी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि जो ग्राफ बनता है हमारा वो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बनता है। यहाँ भी वैसे ही कुछ है, यहाँ भी जो ग्राफ बना है वो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमारा वेपर प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ हो ये रहा है कि पहला जो हमारा कर्व है BC, वो इंडिकेट कर रहा है हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर को, और जो DE है हमारा कर्व वो शो कर रहा है हमारा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। मतलब उसमें क्या क्या है, सॉल्वेंट भी डला हुआ है और सॉल्यूट भी डला हुआ है, और सॉल्यूट किस नेचर का है, तो वो हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का है। हमारा जो कर्व AB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर को। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, जो लिक्विड सॉल्वेंट था, वो कन्वर्ट हो गया अब सॉलिड सॉल्वेंट में। तो आइए हम ग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम सॉल्वेंट को, मतलब BC वाला जो ग्राफ है हमारा उसे देखें, तो जहाँ पे हमें पॉइंट B मिला है वहाँ पर जो हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट जो है हमारा वो आके कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड सॉल्वेंट में। मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निकल के आ रहा है हमारा T2, और इसके लिए प्रेशर भी क्या है हमारा P2। अब क्या हुआ, हमने इसमें ऐड कर दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो इसमें क्या होगा, अब जो है B से D आने में हमें टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे इस ग्राफ से कि हमें क्या करना पड़ रहा है, जैसे ही हमने इसमें ऐड कर दिया, मतलब हमने इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्वेंट में हमने और क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट जैसे ही हमने ऐड करा तो B से D आने में, मतलब अब जहाँ पे वो सॉलिडिफाई हो जा रहा था उससे और हमको अब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा D तक के आने के लिए। मतलब ये टेम्परेचर हमको ले जाना पड़ेगा T1 तक के। तो यहाँ पर टेम्परेचर का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यही कहलाता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो निकल के आएगा हमारा P1। तो ऐसे हमें B से
डी आने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। और ये टेम्परेचर कम किसके कारण हुआ, क्योंकि हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। यही हमारा कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी एफ से। जो T1 और T2 के बीच में हमें दिख रहा है रेड कलर की इंक से लिखा हुआ डेल टी एफ, वही है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। मतलब हमारा जो दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वही निकल के आता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T2 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर को, या उस टेम्परेचर को जो कि है किसके लिए, जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, जहाँ पे हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूट को नहीं डाला है। और T1 जो है हमारा वो हमारे सॉल्यूशन के टेम्परेचर को शो कर रहा है, जहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, सॉल्यूट भी साथ में ऐड कर दिया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, T2 की जो है वो बड़ा है T1 से, यानी हमें और ज़्यादा सॉल्वेंट को ठंडा करना पड़ रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से हम जो हमारा सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोलेलिटी के, या हम कहें मोलर कंसंट्रेशन के। तो इसी के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, या जिसे हम मोलेलिटी कहते हैं। अब डेल टी एफ जो प्रोपोर्शनल का साइन है डेल टी एफ और एम के बीच में, उसे हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया है के एफ, जिसे हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फ्रेंड्स, इसका नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में JEE के एग्ज़ाम में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया था कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे के एफ। आगे हमें मालूम है, हमने मोलेलिटी में पढ़ा है कि जो मोलेलिटी होती है उसका फार्मूला होता है WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय WA। तो यहाँ पे WB होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, MB होता है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। जब हम इस स्मॉल m की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमारा डेल टी एफ निकल के आएगा के एफ मल्टीप्लाई बाय WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई WA। और जब हम MB मतलब हम यहाँ पर मोलर मास निकालना चाहें सॉल्यूट का, तो यहाँ पर मोलर मास जब निकालेंगे तो डेल टी एफ पता रहना चाहिए, और डेल टी एफ आ जाएगा मोलर मास की जगह। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MB इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेल टी एफ मल्टीप्लाई WA। तो इस टाइप से हम हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस की हम डेफिनेशन की अगर से बात करें तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन until equilibrium attain is known as osmosis। मतलब ये कि ऑस्मोसिस जो है एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, कंटिन्यूस फ्लो है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इस चीज़ को याद रखिए कि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और ये कब तक के होता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल एक बहुत ही थीन मेम्ब्रेन होती है विच अलाउस ओनली सम स्पेसिफिक सब्सटेंस टू ट्रांसफर अक्रॉस इट। मतलब ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अपने अक्रॉस ट्रांसफ़र होने देती है। जैसे कि हम एक मान लें, हमारा सिंपल एक मेम्ब्रेन मान लें हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप से, हालांकि होती नहीं है ये, हमारा जो पानी का जो छलना होता है उसे हम मान लें।
जिसमें क्या होता है सिर्फ ये पानी को ही अपने से क्रॉस होने देती है, बाकी जो हमारे डस्ट पार्टिकल सैंड पार्टिकल होते हैं वो इसी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसी टाइप से कुछ इसी मैकेनिज्म पे ही हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी काम करती है, जो एक स्पेसिफिक हमारे सब्सटेंस को ही अलाउ करती है ट्रांसफ़र होने के लिए और बाकी जो है उसे रोक लेती है। तो अब हम इसे समझते हैं ऑस्मोसिस को, डायग्राम नीचे जो दिया गया है हमारा उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने क्या करा है, एक तरफ एक बीकर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिक्स कर लिया है और उसके एक साइड हमने वाटर लिया हुआ है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट है, और एक साइड लिया हमने शुगर कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, या हम बोले शुगर सॉल्यूशन लिया है। अब इस सॉल्यूशन को रख देने पर 8 से 10 घंटे 12 घंटे हम इसे रख दें तो होगा ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, या वाटर का अमाउंट कम होगा और ये शुगर सॉल्यूशन का हमारा जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, जब वाटर प्योर फॉर्म में था तब इसका वेपर प्रेशर अधिक था, और जब ये शुगर सॉल्यूशन मतलब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि शुगर है उसको ऐड करके एक सॉल्यूशन जो तैयार करे थे, वो जो सॉल्यूशन था हमारा उसका वेपर प्रेशर कम था। तो इसके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर होगा क्या, वाटर का जो फ्लो है वो शुगर सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगा, और वाटर का लेवल तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ जो वेपर प्रेशर हो वो इक्विलिब्रियम अटेंड ना कर ले। तो यहाँ पर इसी कारण से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है अलाउ करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। इस टाइप से जहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन कम था उधर साइड से शुगर जो है या शुगर वाटर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस। आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमने एक बीकर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिक्स किया और एक साइड हमने लिया कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन और एक साइड लिया हमने डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन। तो आप लोग ये बताइए, जो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन है या फ्लो हम बोले, डायरेक्ट हम फ्लो बोले तो फ्लो किस साइड होगा, डाइल्यूट टू कंसंट्रेट होगा या कंसंट्रेट टू डाइल्यूट होगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। आगे हम देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। तो हमारा जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो कॉरिंग सेल्स होती हैं वो एग्जांपल्स है, सेलुलोस एग्जांपल्स है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, फिर कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो एक एग्जांपल है। तो ऐसी काफ़ी सारी टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के हमारे पास एग्जांपल हैं। अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक टाइप का प्रेशर होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए। जिस प्रेशर की हेल्प से हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देते हैं वही प्रेशर कहलाता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नीचे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है हमें कि हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें एक साइड रखा है हमने लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमारा और एक साइड रखा है हायर कंसंट्रेशन वाला, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिक्स है और ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है हायर कंसंट्रेशन वाले साइड। अभी आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये कीजिए कि यहाँ पर कोई पिस्टन नहीं है, मतलब ये सिंपल एक तरफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक तरफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, जब पिस्टन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तब होगा क्या कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ऑस्मोसिस के कारण नेचुरली, और ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। यहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट है या सब्सटेंस प्रेजेंट है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन जिधर है उधर साइड में एक पिस्टन की हेल्प से हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो प्रेशर ऑस्मोसिस का पड़ रहा है, जो ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रही थी उसके डायरेक्शन के अपोजिट में, मतलब हम हायर कंसंट्रेशन तरफ एक प्रेशर दे रहे हैं जिसके कारण होगा क्या, जो ऑस्मोसिस हो रही थी या ऑस्मोसिस अपना जो प्रेशर लगा रही थी वो प्रेशर न्यूट्रल हो जाएगा और इस टाइप से यहाँ पर ऑस्मोसिस
रुक जाएगी। यही प्रेशर कहलाता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हमने कवर किया हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में। जिसमें पहले पार्ट्स में हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस वीडियो में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझा। अगर से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।